नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम संविधान की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी भारतीय संविधान की। अब तक तो हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें पढ़ते आ रहे थे, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जो संविधान के विरुद्ध कहे गए थे। इनके बारे में आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, यानी कि जो एक क्वेश्चन आता था उधार का संविधान। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा वो क्वेश्चन, उसी से संबंधित है ये। बस इस वाली आज की क्लास में हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आलोचकों ने दलील दी, यानी कि कुछ आलोचक थे, उन्होंने कहा था कि संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं है, यानी कि सभी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। ठीक है, यानी कि सभी को प्रतिनिधित्व नहीं करती है, क्योंकि इसके सदस्यों का जो चुनाव है भारत के लोगों द्वारा वैक्स मताधिकार द्वारा नहीं हुआ था, यानी कि सबको पहले ही चुन लिया गया था। ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा के जो मेंबर हैं ना, उनको पहले ही इलेक्ट कर लिया गया था। इनके लिए कोई भी जनता से परमिशन नहीं ली गई थी, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने ही अपने बंदे पहले सिलेक्ट कर लिए थे कि इनको क्या कमेटी देनी है। ठीक है, यहाँ पर जनता ने कोई वैक्स मताधिकार नहीं दिया था मेंबर्स को चुनने के लिए, इस लाइन में ये कहा गया है। ठीक है, ये सारी बातें जो हम पढ़ेंगे संविधान के विरुद्ध कही गई थी आलोचकों द्वारा। जैसे हम डिबेट्स में देखते हैं ना, विपक्ष और पक्ष के बीच में बहस होती रहती है, कमेंट्स करते हैं एक दूसरे को, तो ये वो हैं। चलिए, दूसरा पॉइंट है हमारा कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं है, यानी एक आज़ाद सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसका निर्णय ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी, उनकी परमिशन होती थी, तभी जाके कोई अगली जो सभा थी, बैठक थी, वो सक्सेसफुल हो पाती थी। और आप अगर गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करोगे क्या भारतीय संविधान जो बनाया गया था, क्या इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की भागीदारी, तो आपको ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे कि हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रोल था यहाँ पर। यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ है, यहाँ पे पावर ट्रांसफ़र हुई है, यानी कि पहले कोई और गद्दी पे था, अब कोई दूसरा बैठा है। सिस्टम वही चल रहा है एक तरह से, थोड़ा बहुत कानूनी व्यवस्था भी कही जाती है कि ब्रिटिश के लॉ से ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ गद्दी वही थी, बस पर्सन बदला है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना, कि सीट तो वही थी, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो सीट सिस्टम था वही था, बस पर्सन बदल गया है इस बार, ऐसा कहा जाता है। आप इसके बारे में सर्चिंग करना तो आपको और इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर टाइम लेके पढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो मज़ा नहीं आता। संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय लिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो संविधान है सिर्फ 4 महीने में तैयार हो गया था, लेकिन हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तो ये ऐसा कहा गया है। निराजुद्दीन, ठीक है, निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा था। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा था। अपवहन समिति का मतलब होता है एक बेकार समिति है कुछ। ठीक है, कुछ कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ऐसी समिति का इन्होंने नाम दिया था। जो प्रारूप समिति बनी थी, इन्होंने अपवहन समिति के नाम से इन्होंने एक्सप्लेन करा था कि ये एक बेकार है, इग्नोरेंस है, कुछ ऐसी है, मतलब फालतू, ऐसी फालतू चीज़ कह रहे थे ये। चलिए आगे पढ़ते हैं और शख्स क्या कहना चाहते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हम 12th में भी पढ़ा था कि संविधान सभा में जो मैक्सिमम जो लोग थे वो कांग्रेस के ही लोग थे। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की थी कि संविधान सभा एक दलीय देश है, यानी कि एक दलीय देश, यानी एक दलीय निकाय है, यानी एक संगठन, एक ग्रुप द्वारा बनाया गया या एक विचारधारा द्वारा बनाया गया है इसको।
साथ ही कांग्रेस है और ही कांग्रेस ही भारत है, यानी कि कांग्रेस ही संविधान है और कांग्रेस ही भारत है। ये ऐसी दलील दी जा रही है। इन्होंने टिप्पणी करी थी, इनका नाम था ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है, ये इनका नाम था। ओके, इन सारी बातों को अपनी नोटबुक में नोट करना, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ना लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। ठीक है, संविधान सभा जो बनी थी, ये बात मुस्लिम लीग में ने भी कही थी। अब आप मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ोगे, उन्होंने कहा था देश आज़ाद होगा तो ये इसी कांग्रेस में सब एक ही हिंदू के सारे लोग हैं, हमारा कोई राइट ही नहीं होगा, इसलिए हमें भी अलग पाकिस्तान चाहिए। ऐसी बातें भी करी गई थी। ठीक है, और द्विराष्ट्र सिद्धांत का भी मुस्लिम लीग ने मांग करी थी, मतलब भारत को नाम दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसके बारे में आपने 12th की सेकंड बुक फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। ठीक है, इनके बारे में जो टिप्पणी करी गई थी वो करी गई थी इनके द्वारा। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय यानी हिंदुओं का सिस्टम या हिंदुओं की प्रणाली कहा था संविधान सभा को। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की, संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि हिंदुओं का केवल प्रतिनिधित्व किया है, यूँ कह रहे हैं ये। उधार लिया गया संविधान, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है वो उधार लिया गया संविधान या नकल किया गया संविधान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान में अन्य देशों के प्रावधान लिए गए हैं, जैसे अमेरिका है, आयरलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, कनाडा है, बहुत सारे देश हैं। हर देश से कुछ अच्छी अच्छी बातें ली गई हैं। ठीक है, अब ये और बातें, संविधान में दिखने वाली मुख्य सीमाएं कौन कौन सी है। राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत ही केंद्रीकृत की गई है, यानी कि सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है एक तरह से। सामाजिक आर्थिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में डाले गए हैं, जबकि ये जो राइट्स हैं हमें मौलिक अधिकार में मिलने चाहिए थे, लेकिन ये जितने भी जो राइट्स हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दिए गए। अगर राज्य के हित मौलिक कर्तव्य में आ जाते तो और भी स्ट्रांग हो सकते थे राइट्स, लेकिन क्या कर सकते, जो है सो है। तो यहाँ पर ऐसा कमेंट किया गया, यानी सामाजिक आर्थिक जो अधिकार की जो नीति यहाँ हैं उन्हें मौलिक अधिकार में रखना चाहिए था, लेकिन इनको राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें आगे के जो टॉपिक हैं वहाँ पे सेपरेट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, और इनके बारे में आपने 11th में भी पढ़ा होगा और 9th 8th की भी क्लास में भी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी की हर बुक में बताया गया है मौलिक कर्तव्य। चलो, लैंगिक न्याय से जुड़े कुछ मुद्दे जैसे पारिवारिक या संपत्ति के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। ठीक है, जो लैंगिक न्याय यानी जेंडर से संबंधित न्याय जो है उन जैसे मुद्दों को पारिवारिक या संपत्ति के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि ये जो राइट्स है जो जेंडर के ऊपर उठते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स में रखना चाहिए था सुरक्षित, लेकिन रखा नहीं गया है, ऐसा बोला गया है। और एक और है यहाँ पर, ये सारे पॉइंट्स में आप पॉइंट्स याद रख सकते हो या ये जो अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उनको भी याद कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए पढ़ते हैं दोबारा से। पहला है कि यहाँ पर ये वाला मेन पॉइंट्स हैं कि 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी है ये। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये, जैसे क्वेश्चन तो यही आता है संविधान सभा की आलोचना कीजिए, तो आप ये सब लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे लिखा है 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी, यानी कि जो 1935 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसकी पूरी नकल है जो संविधान आज बन के तैयार हुआ है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो लागू हो रहा है बन के, ये उसकी पूरी की पूरी कार्बन कॉपी है बस। ठीक है, और इसके अंदर से सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार को ऐड किया गया है और कोई नया एक्ट इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। ठीक है ना, ऐसी दलील इसके अंदर दी गई थी, ये सारे जो कहने वाले उन्होंने कहा था। और इन सब के अगेंस्ट में, ठीक है, इन सब विचारधाराओं के अगेंस्ट में सर बी आर अम्बेडकर, ठीक है, सर बी आर अम्बेडकर जी ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने उधार लेने में कुछ
भी लज्जा नहीं है, लज्जास्पद यानी कोई भी शर्म नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, ऑब्वियसली बात है। इससे साहित्यिक चोरी शामिल नहीं, यानी कोई किसी प्रकार का कोई ज्ञान ऐसी कोई चोरी थोड़ी है, क्योंकि किसी एक ज्ञान पर किसी एक का अधिकार तो नहीं कह सकते, उस पर सभी का अधिकार है, ठीक है ना। संविधान के मूल विचारों पर किसी एक का वर्चस्व अधिकार नहीं है, किसी एक का पेटेंट राइट नहीं होता, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, अपनी जीवन लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कहते नहीं दूसरों की गलती से सीखो, दूसरे की गलती से सीख रहे हो, कोई अन्याय की बात तो नहीं है। तो ये बात तो इन्होंने सही कही थी। और वो ये भी कहते हैं कि हमें इस बात का दुख है, यानी कि खेद का मतलब दुख है, कि हमें इस बात का दुख है कि प्रावधान अधिकतर प्रशासनिक विवरणों से संबंधित है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स बनाए गए ना वो ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर्स की बात करते हैं, कानूनी चीज़ों की ज़्यादा बात करते हैं। इस बात का सर को दुख था BR अम्बेडकर जी को। अब अगला पॉइंट है अभारतीय तथा भारतीय विरोधी, यानी कि भारत निवासियों के अनुसार नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अभारतीय या भारतीयों के विरोधी, क्योंकि ये है भारत की राजनीति परंपराओं अथवा भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता। संविधान की प्रकृति विदेशी है, जिससे यह भारतीय परिस्थितियों के अनुयुक्त एवं अकारण है, यानी कि जो हमारे इंडिया में जो कल्चर था ना, जो रीति रिवाज थे, इन सब से रिलेटेड नहीं है, ये बात कह रहे हैं इसके अंदर। तो इसके कुछ समर्थक भी हैं कि हनुमंथया संविधान सभा सदस्य ने टिप्पणी की कि हम वीणा या सितार का संगीत चाहते थे, लेकिन यहाँ हम एक इंग्लिश बैंड का संगीत सुन रहे हैं। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया है यहाँ पर इंडियन थॉट्स कम थे, इंडिया की जो प्रचलित प्रथाएं थी, ठीक है, अलग अलग वर्ग में जो भी चलती थी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। फॉरेन कंट्री के जो ऑर्डर्स थे, जो बातें कही गई थी, मतलब उसका शक थोड़ा टेस्ट मिल रहा था संविधान में। तो ऐसा इन्होंने टिप्पणी करी कि हम वीणा या संगीत सुनना चाहते थे, जो हमें इंग्लिश बैंड की आवाज़ आ रही है इधर संविधान के अंदर। लोकनाथ मिश्रा पश्चिम का दासवत अनुसरण करते हैं, यानी कि इसमें ये बताया गया कि पश्चिमी जो राज्य थे, पश्चिमी इलाका जो था, उनको ऐसा नीच की तरह या नीचता की तरह या लोअर क्लास की तरह रिप्रेजेंट करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसलिए अनुसूचियों में जो अलग पश्चिमी इलाके हैं, 5वीं 6ठी अनुसूची में इनको अनुसूचित जनजाति में और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और प्रशासनिक अधिकार में रखा गया है। तो ऐसा इन्होंने कहा था कि उनको ऐसा लोअर क्लास क्यों रिप्रेजेंट करा जा रहा है भारतीय संविधान के अंदर। लक्ष्मी नारायण साहू, ठीक है, लक्ष्मी नारायण साहू, जिन आदर्शों पर यह प्रारूप संविधान गढ़ा गया है, भारत की मूलभूत उनमें प्रकट का मतलब होता है प्रकट नहीं होती है, दर्शाती नहीं है। ये संविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और लागू होने के फ़ौरन बाद ही टूट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भले अब तक इसके अंदर लगभग 102 103 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन बदला नहीं है। पाकिस्तान का संविधान तो 4 बार बना है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुए, लेकिन 4 बार बना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सरकारें आती जाती हैं, संविधान के अंदर चेंज करती जाती हैं, तो ये संशोधन तो बदल रुकेंगे नहीं, देखेंगे। अच्छी गवर्नमेंट आए, हम तो यही कहते हैं, आप अपने राइट्स का अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करें, उसी गवर्नमेंट को चुनें जो जिसका इफ़ेक्ट आपके घर पे पड़े। फिर नाम से मत भाग जाना किसी भी सरकार की तरफ, ये सोचना कि मेरे घर में रोटी किस गवर्नमेंट की वजह से आएगी और जिसकी वजह से मेरे को जो मेरी घर की बेसिक ज़रूरतें हैं वो मेरी पूरी हो जाए, उनको वोट देना चाहिए। और जो आपको अच्छा लगता है, आपका भी ये राइट्स है कि आप किसी भी गवर्नमेंट को वोट देने से पहले थोड़ी रिसर्च करा करो कि कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा 5 साल का, ठीक है, दोनों बातें पढ़ा करो, तब आपको अच्छा लगेगा। जैसे आप किसी नए जगह एडमिशन वगैरह कुछ रिसर्च कहीं भी कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचते हो ना कि इसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, किसके नेगेटिव पॉइंट्स कैसे हैं। उसी तरीके से जैसे कहीं मकान लेते हैं, घर लेते हैं, कुछ भी हर चीज़ की जांच पड़ताल करते हैं, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं तो हर चीज़ देखते हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट जब आप वोट करने जाओ तो प्लीज़ आप भी होमवर्क करा करो। हम सब स्टूडेंट ही हैं,
जो हम इन सब गवर्नमेंट का इफेक्ट हम सब की लाइफ पे पड़ेगा। प्लीज़ आप अच्छी गवर्नमेंट को चुनें, जागरूक बने। वोटर आईडी कार्ड बनवाते हो जल्दी जल्दी तो प्लीज़ उसका यूज़ करना भी सीखें, नहीं तो 10th की मार्कशीट की तरह वो एक वोटर आईडी कार्ड पड़ा रहेगा। चलो कोई नहीं। गांधीवादी से दूर संविधान, ठीक है, यानी जो गांधीवादी की जो बातें कही, गांधी दर्शन नहीं था, यानी कि गांधी जी की विचारधारा संविधान के अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रही है। गांधीवादी दर्शन और मूल्यों को प्रतिनिधित्व नहीं करता, जबकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपति हैं। संविधान ग्राम पंचायत तथा जिला पंचायतों के आधार पर निर्मित होना चाहिए था या होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। कि हनुमेहता ये संविधान जिसे महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते, ना ही ऐसे संविधान को उन्होंने विचार किया होगा, क्योंकि पंचायत इन सब के ऊपर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। यानी कि अधिकार तो बना दिए गए हैं लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है ज़्यादा, जिस हिसाब की गांधी जी चाहते थे। स्वतंत्रता के चैप्टर में भी गांधी जी ने स्वशासन के ऊपर बात करी है। चलो कोई नहीं। टी प्रकाशम, गांधी जी के आंदोलन में अंबेडकर जी की सहभागिता नहीं थी, साथ ही गांधीवादी विचारों के प्रति उनका तीव्र विरोध बताते हैं। यानी कि अंबेडकर जी की और गांधी जी की आपस में बनती नहीं थी, ये है कहने का मतलब। कई बार तो गांधी जी अनशन पे भी बैठ गए थे, जो अंबेडकर जी को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन चलो कोई नहीं। पूना समझौता, जिसके ऊपर एक पॉइंट है, पूना समझौता में ये हुआ था। महाकाव्य का आकार, यानी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ओके। सर आइवर जेनिसिंग, जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर अच्छा नहीं है, और संविधान सामान्य रूप से कहें तो बहुत लंबा और जटिल है। बहुत बड़ा संविधान है यार, पढ़ने में बहुत दिक्कत करता है, सही बात है। इतना 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 बहुत हैवी है ये। HV कामत, इन्होंने कहा है प्रस्तावना जिसे किरीट, यानी कि किरीट का मतलब होता है रीत, ठीक है, जिस रीत का हमने अपनी सभा के लिए चयन किया है वह एक हाथी है। ये शायद इस तथ्य के अनुरूप ही है, यानी जो ये लाइन यूज़ कर रहे हैं कि वो सही कह रहे हैं कि हमारा संविधान भी दुनिया में बने तमाम संविधानों में सबसे बड़ा है, भीम का है। सदन इस पर सहमत नहीं होगा कि हमने एक हाथीनुमा संविधान बनाया है, यानी कि बहुत बड़ा संविधान बना दिया, कि इतना बड़ा कि आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, ठीक है। और एक पॉइंट और है, ठीक है, एक्स्ट्रा मैं लिखा नहीं आए, चलो कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि इस भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये इतने नियम इसके अंदर लिख दिए गए हैं, इतने ज़्यादा प्रावधान लिख दिए गए हैं, कानून व्यवस्था है इनके ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा है कि ये एक आम नागरिक के बस की बात नहीं है। यूँ कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है भारतीय संविधान, ठीक है। और ये इतना जटिल है कि उनके विचार में जिस मतलब कि जो भाषा का जो मुहावरों को इसमें शामिल किया गया है, जो एक जटिल दस्तावेज को रिप्रेजेंट करता है भारतीय संविधान, और इस जटिल लैंग्वेज को सिर्फ वकील वकालत लोग वाले ही पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा कि आगे जो है हमारा भारतीय संविधान की आलोचना। लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है कि वकीलों का स्वर्ग है, यानी कि भारतीय संविधान को बहुत ज़्यादा हैवी बनाया गया है, ठीक है। ओके, नमस्कार, अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। मैं मैं वकीलों का जो स्वर्ग है उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, मैं उसकी जो वीडियो है मतलब एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, वो मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा। आप बस पॉइंट समझ जाओ, यानी कि इस भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, ये भी पॉइंट कहा गया है, ठीक है। उनके कौन कौन से समर्थक है आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये कुछ लाइंस हैं वकीलों का स्वर्ग, आप इस सारी लाइंस को आप कॉपी कर सकते हो, ओके, और इसकी रीडिंग कर सकते हो, जिससे आपका जो संविधान की आलोचना है ये वाला जो टॉपिक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है,
आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।